इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं संसद से, क्योंकि वहां हंगामा बदस्तूर जारी है। मणिपुर के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। लोकसभा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त सभी दलों के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन्हें पता है कि लोकसभा में विपक्ष के पास कितनी संख्या है, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं है। बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि विपक्ष चाहे जो कर ले, देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दें। इधर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ने 5 साल पहले ही साल 2019 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 2023 में आप फिर लाएंगे। देखिए वीडियो। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है और अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। इधर बात कर लेते हैं बाजार की। आज जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में जोश दिखा। बाजार आज बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 66,707 पर पहुंचा, तो निफ्टी 98 अंक चढ़कर 19,778 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंक, रियल्टी, इंफ्रा शेयरों में देखने को मिली। वहीं ऑटो शेयर्स पर आज दबाव देखा गया। भारतीय कंपनियों के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद पॉजिटिव है, ऐसा कहना है मार्क्सेलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का। उन्होंने आगे कहा कि एआई की दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है और इसमें भारतीय कंपनियों को काफी फायदा होगा। हमारे रिसर्च के मुताबिक एआई इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेसिफिकली जो लार्जर प्लेयर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस प्रकार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये बेहद पॉजिटिव है। किस लिए ऐसा है? तो पहली बात है कि जो विश्व के जो बड़े कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज मान के चलिए, उनका अभी भी सिर्फ 30% माइग्रेशन क्लाउड में हुआ है। 70% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी भी क्लाउड से बाहर है। एआई की वजह से इनका क्लाउड की तरफ जाना और जरूरी बन जाता है और अर्जेंट बन जाता है। एआई का जो खुद का काम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले महीने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर अगर आप एआई चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एआई का जो खुद का पेनिट्रेशन है हर प्रकार के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में, वो सेल्स फोर्स हो, एसएपी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, वो धनाधन बढ़ेगा अगले 1 साल में।
बाजार के फोकस में टाटा मोटर्स डीवीआर का शेयर बना हुआ है। आज शेयर में 13% का उछाल रहा। क्यों दौड़ रहा है शेयर, बताने के लिए हमारे साथ है सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, क्या कारण है इस तेजी के पीछे? तो 15 साल बाद टाटा मोटर्स का डीवीआर जो है वो एक्सचेंज से हटता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसके बदले में आपको दिखाई पड़ेंगे टाटा मोटर्स के शेयर। कंपनी ने रिसेंटली ये नोटिफिकेशन दिया है कि जो टाटा मोटर्स के डीवीआर हैं उनको नॉर्मल शेयर्स के अंदर बदला जाएगा और डीवीआर जो है वो एक्सचेंज से हटेगा। यानी कि अगर आप सीधी सरल भाषा में समझें तो टाटा मोटर्स डीवीआर के बदले में आपको टाटा मोटर्स के शेयर मिल जाएंगे और डीवीआर एक्सचेंज से हट जाएगा। 23% प्रीमियम पर जो डीवीआर है उन्हें वापस लेगी कंपनी, और मतलब टाटा मोटर्स के अंदर एक्सचेंज करेगी कंपनी, और करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की डीवीआर की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू भी दिखाई पड़ रही है। क्या स्वैप रेशियो बैठेगा? अगर आपके पास टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर हैं तो उसके बदले में आपको टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर या इसी अनुपात के अंदर आपके शेयर बदले जाएंगे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स डीवीआर जो है और रफली 43% डिस्काउंट के साथ कामकाज करता है, और ये जो रेशियो है ये समय समय बदलता रहता है। आमतौर पर 60% मैक्सिमम और करीब करीब 40% 35% मिनिमम की रेंज में घूमता है। यानी कि टाटा मोटर्स के 639 रुपए का दाम जो कि कल का था, और 374 रुपए का टाटा मोटर्स डीवीआर का दाम है, जो कि मोटा मोटा 40-45% का डिस्काउंट आपको दिखाई पड़ेगा। क्या होता है डीवीआर? डीवीआर होता है दरअसल डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आमतौर पर किसी भी एक नॉर्मल शेयर में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन डीवीआर में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। होते नॉर्मल शेयर है लेकिन इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये आमतौर पर डिस्काउंट पे कामकाज करते हैं और जिसकी वजह से यहां पर आपको ज्यादा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो डिविडेंड यील्ड बेहतर होती है और साथ साथ इसलिए हमेशा आमतौर पे नॉर्मल शेयर के सामने डिस्काउंट पे कामकाज करते हैं। ये पहली कंपनी थी टाटा मोटर्स जो अपना डीवीआर लेकर आई थी। दरअसल सन 2000 में डीवीआर लाने को मंजूरी मिली थी और 2008 में टाटा मोटर्स पहली बार डीवीआर लेकर आई थी और जेएलआर के एक्विजिशन के लिए फाइनेंसिंग करनी थी, इसलिए डीवीआर लेकर आए थे। और उस समय पर करीब 305 रुपए पर शेयर के भाव पर डीवीआर आता हुआ दिखाई पड़ा था। तो ये देश की पहली और बड़ी कंपनी थी जो कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट लेकर आते हुए दिखाई पड़ी थी। तो कुछ डिटेल टाटा मोटर्स डीवीआर से रिलेटेड। उम्मीद है अगर आपके पास डीवीआर है तो आपको जल्द ही टाटा मोटर्स के शेयर भी मिलेंगे। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर विशेष एग्जीबिशन लगी हुई है। इस वक्त जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। देखिए। ने जो जायजा लिया वो आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, लेकिन गांधीनगर में ये एग्जीबिशन सेमीकॉन चल रहा है दरअसल वहां पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 28 तारीख को पहुंचने वाले हैं। लेकिन उस बीच कई तरह की प्रदर्शनियां वहां लगी हुई हैं और ये उसी की झलक है। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए तो दिखा भी देते हैं। एग्जीबिशन गांधीनगर में लग चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसकी जो मुख्य थीम है चरखा टू चिप्स। यहाँ पर एक बड़ा चरखा है वो लगाया गया है और उस पर एक चिप भी लगाई गई है, यानी कि यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हम अब चिप्स निर्माण तक जा रहे हैं। और 28 तारीख को इसी एग्जीबिशन सेंटर में प्रधानमंत्री आएंगे, तो अभी से सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। अगर हम इस प्रदर्शनी के जो हिस्सा लेने वाली कंपनी है उस पर नजर डालें तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि माइक्रोन, जो कि सबसे बड़ा एग्जीबिटर है इस प्रदर्शनी हॉल में, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इसके अलावा एमट्रॉन जो ठीक मेरे सामने है वो भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। इसके अलावा एम्प्लाइड मटेरियल, फॉक्सकॉन और देश दुनिया की 90 कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया है। 150 से ज्यादा यहाँ पर स्टॉल है। 25 ऐसे स्टार्टअप है जो कि इकोसिस्टम को यहाँ पर बढ़ावा देंगे सेमीकंडक्टर को लेकर, और इसरो भी यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास भी इस एग्जीबिशन का एक पार्ट है। और 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि चरखा से लेकर चिप्स तक भारत है वो आत्मनिर्भर है, और आने वाले समय में हम न मात्र उत्पादक बन जाएंगे लेकिन निर्यातक भी बन पाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने कॉम्प्लेक्स के पूजा और हवन समारोह में हिस्सा लिया। G20 समिट के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कॉम्प्लेक्स को एक नया रूप दिया गया है। आज शाम को प्रधानमंत्री गणमान्य अतिथियों के बीच भव्य कन्वेंशन सेंटर को
देश को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगी। ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 सेंटर्स में से एक होगा। पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री ने इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में शामिल श्रमजीवियों का सम्मान भी किया। सम्मानित किए गए श्रमिकों ने प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी जताई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी डायरेक्टर संजय कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। यह अर्जी आज दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने गुरुवार यानी कल 3:30 बजे सुनवाई करने की सहमति दे दी है। बता दें कि 11 जुलाई को 3 जजों की बेंच ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। इसके बाद उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने के लिए भी कहा गया था। करगिल विजय दिवस के 24 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की शहादत को याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि करगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। वहीं राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, लद्दाख के द्रास में एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और शहीदों के बलिदान को याद किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध में भारत ने एलओसी पार नहीं की थी, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो एलओसी पार की जाएगी। हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर एलओसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। और देश में लगातार हो रही है बारिश, चौतरफा मच रही है आफत। पूरा अपडेट देंगे आपको इस ब्रेक के बाद। में बारिश बनकर कहर बनकर इन दिनों बरस रही है। दिल्ली और नोएडा सब पानी पानी हो चुका है। हिंडन नदी के उफान के चलते बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। नोएडा के सभी स्कूल कॉलेज बारिश के चलते बंद कर दिए गए हैं। इधर गुजरात और महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश है। मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन आज रेड अलर्ट जैसा ही पानी गिर रहा है। वहीं गुजरात और गोवा के लिए रेड अलर्ट है। हिमाचल में भी बादल फटने की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। नोएडा में बाढ़ के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। ग्रेटर नोएडा के जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं, ये हिंडन का किनारा है और आप देख सकते हैं कि हिंडन के किनारे में बाढ़ के पानी आने की वजह से, बारिश की पानी आने की वजह से किस तरह से पूरा इलाका लगभग डूब गया है। इधर जो पुराना तुसियाना गांव है, बाईं तरफ कुलेसरा गांव है, करीब 300-400 घर पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी बात की जो एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो ओला उबर का जो एक यार्ड बताया जाता है, जिसमें 300-400 गाड़ियां यहाँ पे डूबी हुई थी, जो कल थोड़ी बहुत दिख भी रही थी, लेकिन जो कल रात को फिर से बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि अब सभी गाड़ियां उस पानी में पूरी तरह से ही डूब गई हैं। तो ये पीछे यार्ड दिख रहा है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसके पीछे यार्ड है और लोग यहाँ पर काफी इस तरह के बाढ़ कभी देखा नहीं था। इन्होंने कह रहे हैं 40-45 साल के बाद ऐसी बाढ़ उनको देखने को मिली है, जिसकी कोई तैयारी भी नहीं थी। हमारे इस में गांव के कुछ महिलाएं हैं। मैडम ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी, कैसे कब से बाढ़ आई है? 3-4 दिन से ज्यादा पानी आया है। 3-4 दिन से परेशान है, मतलब घर में चोखो मतलब ज्यादा थे पानी। लोग काफी परेशान हैं, कह रहे हैं 3-4 दिन से हालात काफी खराब हैं। घर में पानी घुस गया। वो तस्वीरें आपने देखी जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर कारें डूबी हुई हैं। तो ये हालात हैं दिल्ली के, नोएडा के, जहां हिंडन नदी के पानी ने कहर मचाया। इधर दक्षिणी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तेलंगाना में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के चलते 27 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
आज शाम सैमसंग अपने नए फोल्ड से पर्दा उठा रहा है। इस वक्त इनफैक्ट वो इवेंट जारी है सियोल के अंदर। तो कैसे बढ़ रही है अपने ये जो फोल्डेबल फोन्स हैं, इनकी डिमांड, इनका क्रेज, और क्या इस वक्त आपको फोल्डेबल फोन्स पर पैसे खर्च करने चाहिए, और अगर ये आपकी पसंद है तो फिर क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, इन सब पर चर्चा आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। फोल्डेबल फोन्स है पैसा वसूल, जरूर देखिएगा हमारे साथ।